हाँ, तो वही ना, मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें खराब हो गई थी, है ना? तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आई वांट वन थिंग, मेरे मन में एक आइडिया है कि आज थोड़ा-सा हम लोग ना रिवीज़न कर लेते हैं। देखो रिवीज़न करना क्यों ज़रूरी है ना? अब मैं मान लो कि वहीं से चीज़ें शुरू कर दूँगा, तो चलो कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिवीजन अच्छे से हो रखा होगा, जो चीज़ों को रीड कर रहे होंगे। लेकिन जो सीधा मेरे साथ आज ही जाग रहे होंगे क्लास में, वो उनके ऊपर थोड़ा-सा जो है जुल्म हो जाएगा, एक तरीके से आप कह सकते हो, प्रहार सा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा-सा आज हम रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को जितना हमने पढ़ा है, ठीक है? और उसके बाद एक छोटा-सा हम लोग ज़रा रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों को, ताकि पुरानी यादें हमारी ताज़ा आ जाएँ। और फिर हम अगर कंटिन्यू करेंगे पढ़ना, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना? क्योंकि बहुत दिनों बाद ज्योग्राफी क्लास हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात को सभी बच्चे कहीं न कहीं एग्री करेंगे, इफ आई एम राइट और रॉन्ग? है ना? तो वही वाली बात है, अब मान लो कि मैं आज क्लास ना लेता, तो क्लास ना लेना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, जो मुझे लगा, है ना? एटलीस्ट मैं आपको थोड़ा-सा रिवीज़न करा दूँ, उसके बाद हम लोग चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और जो आपके डाउट्स होंगे, वो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, थोड़ा-सा हम लोग आज रिवीज़न कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो रिवीज़न करने के लिए कितने बच्चे हल्का-सा तैयार हैं, वो एक बार पोल कर दें। क्योंकि देखो, वरना आप ही के लिए दिक्कत हो जाएगी, मैं तो पढ़ा दूँगा, मुझे आता है, लेकिन आप लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। तो जो बच्चे रिवीज़न करने के लिए तैयार हैं, वो एक बार ट्रू पे दबा दें। चलिए। वेरी गुड। ठीक है। हाँ, वही श्रद्धा बिल्कुल सही कह रही है। श्रद्धा टेस्ट भी ले लूँगा मैं आज। बिल्कुल सही कहा श्रद्धा ने, है ना? तो आज हम लोग 2 चीज़ें करने वाले हैं। जो भी बच्चे क्लास में ध्यान से सुन लो मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, रिवीज़न के माध्यम से थोड़ा रिवीज़न कराता हूँ, ताकि आपको सारी पुराने कांसेप्ट्स याद आ जाएँ, ताकि जब मैं जो भी नई चीज़ सिखाऊँ तो आप समझ पाएँ। और दूसरी बात, रिवीज़न के साथ मैं आपका एक वर्बली जो है, मतलब एक ओरली आपका टेस्ट ले लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद भी हैं या नहीं याद हैं। उसके बाद कल से चीज़ें हमारी बिल्कुल फ्लो में चलेगी, मक्खन की तरह, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ठीक है? तो आज हम एक हल्का सा रिवीजन और टेस्ट कर लेते हैं, ताकि कल जब आप क्लास में बैठो तो आपको सब कुछ पता हो पहले का बैकग्राउंड, ताकि मैं कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाऊं तो आपको समझ में आ जाए। क्या मेरी बात को सभी लोग सुन पा रहे हैं, एग्री करेंगे इस चीज से? एक बार रिप्लाई कर दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना? इतना जो है आप समझेंगे बात को, है ना? बिकॉज छुट्टी करना अब इज नॉट अ सोल्यूशन। चलो, जो था मेरी प्रॉब्लम थी, मैं उससे बाहर आ चुका हूं, तो मेरी साइड से वो लीव आपकी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो भी, अब सर मेरी ज्योग्राफी की अगर पहली क्लास है तो भाई ऐसा ऐसे दुरुपयोग मत करो। तो जो जो भी नया है वो कृपया करके वो रिकॉर्डिंग से सेशन को कवर कर लो। चलिए कि मेरी पहली क्लास है, अब अगर आप ये सोचोगे तो क्या ही बोलूं मैं पहली क्लास वालों के लिए। तो आज पॉलिटी का सेशन देखो इसलिए नहीं है। अब मैं क्या ही बताऊं आपको, आप ये मत सोचना कि सर ने पॉलिटी क्लास कैंसिल करी है। आज पॉलिटी का सेशन क्यों नहीं है, मैं उसका कारण आपको बता देता हूं, और वो बिल्कुल जेन्युइन कारण है। एक्चुअली हमने आज क्लास की पॉलिटी की छुट्टी ये सोच के रखी थी कि कल हम सिद्धांत सर की शादी में जाकर डांस करेंगे। तो मेरा प्लान ये था कि रात को मैं अपनी कार से निकल जाऊंगा सिद्धांत सर के लिए भटिंडा, और सुबह सर की शादी देख के हम वापस आ जाएंगे। अब प्लान तो उस तरीके से बना लिया था, क्लास रखी थी मैंने मैंने जब ये पॉलिटी का कोर्स बनाया था, मैंने तभी 29 को क्लास रखी ही नहीं थी। वो इसलिए नहीं रखी थी, मैंने कहा, और इनफैक्ट आपको बताऊं, दिव्या मैम, इनफैक्ट संजय सर ने भी शायद से क्लास ना रखी हो आज, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम रात को निकलेंगे, सुबह सिद्धांत सर के घर पहुंच के उनकी शादी अटेंड करके हम वापस आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि सबका जाना कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो सर अब अपने कुछ प्रमुख रिश्तेदारों के साथ अपनी शादी कल सेलिब्रेट करेंगे, और हम लोग की जो छुट्टी हो गई है वो हो गई है। हम लोग अपना घर में क्वारंटाइन रहेंगे। तो ये रीजन है कि आपकी पॉलिटी क्लास आज आपको शेड्यूल में नहीं दिख रही है। ठीक है? तो ये रीजन आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बेइज्जती वाला है। समझ गए आप पॉलिटी क्लास क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लानिंग पहले से ही हो गई थी, आज की नहीं है। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलें फिर, चलिए शुरू करते हैं। तो लर्नर, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, हल्का सा जरा अब चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। तो जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे जेट स्ट्रीम्स के बारे में, राइट? यस सर। तो हम लोग जेट स्ट्रीम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जेट स्ट्रीम्स की अगर हम लोग बात करें तो जेट स्ट्रीम क्या था, जरा रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो जेट स्ट्रीम्स कुछ नहीं है, जेट स्ट्रीम्स भी हवाएं हैं। ये भी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ विंड। इट इज अ टाइप ऑफ विंड। जेट स्ट्रीम भी क्या है? एक प्रकार से पवनों का प्रकार है। अगर हम बात करें जेट स्ट्रीम की, तो जेट स्ट्रीम भी एक प्रकार की विंड ही है, एक प्रकार का विंड का प्रकार है, और कुछ नहीं है। ये भी एक तरह से हवा है। अब सर जेट स्ट्रीम की खास बात क्या है कि अगर हम एक बहुत ही जनरल सी बात देखें, ठीक है? इमेजिन करिए कि आपकी अर्थ हो गई, ठीक है? ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है? अगर हम इस अर्थ की बात करें, तो इमेजिन करिए कि चलो मैं मान के चलता हूं कि आपकी अर्थ हो गई, है ना? ये पृथ्वी हो गई। आप सभी को पता है कि अगर हम लोग पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जाते हैं, तो हम सभी को मालूम है कि अर्थ से 18 किलोमीटर तक की जो हाइट है, इस पूरे रीजन को हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। आई एम राइट? यस सर। अगर मैं पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक ऊपर चले जाऊं, अगर मैं पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक ऊपर चल जाऊं, तो भाई इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ये सारी बात आप सभी को क्लियर है? अब यहां पर आपको सीखने वाली बात क्या है लर्नर्स? सीखना यह है कि सभी को यह बात पता है कि धरती से 18 किलोमीटर ऊपर तक हमारी जो लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इस ट्रोपोस्फेयर में अगर आप देखोगे, मान लो कि चलो ये 0 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, है ना? 0 से ऊपर आप 18 तक पूरा ट्रोपोस्फेयर देखते हो।
मान के चलो कि यहाँ पे ये हो गया आपका 10 किलोमीटर और मान के चलो ये हो गया आपका यहाँ पे 14 किलोमीटर। ठीक है जी, ये 10 से लेके 14 किलोमीटर वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये 10 से लेके 14 किलोमीटर वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन में जो हवाएं, पवनें जो फ्लो कर रही हैं, इन्हीं पवनों को, इन्हीं विंड्स को हम बोलते हैं क्या? जेट स्ट्रीम्स। क्या बात सभी को समझ में आ गई? इज इट क्लियर? एक सेकंड। तो यहां पर सीखने वाली बात क्या है कि आप सबसे पहले तो एक प्रैक्टिकल अपने मन में अप्रोच बनाइए कि जेट स्ट्रीम आपको कहां घूमती हुई नजर आ रही हैं। सर ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में, ये ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में जो हवाएं मूव हो रही हैं, इस ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में जो हवाएं मूव हो रही हैं, इन्हीं हवाओं को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है सर? अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई। आपको याद होगा मैंने आपसे ये भी कहा था कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये जेट स्ट्रीम जो है, ये जेट स्ट्रीम जो है आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेटोस्फेयर तक भी जाती हुई नजर आ सकती है। मैंने कहा था समटाइम, ठीक है, कि ये जो आपकी जेट स्ट्रीम है, ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेटोस्फेयर तक भी जाती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, एक कॉमन सी बात क्या समझ में आती है? एक कॉमन सी बात सर ये समझ में आती है कि जेट स्ट्रीम थोड़ा सा धरती से ऊपर हाइट पे हमें नजर आती है। मतलब अगर मैं कहूं कि ये लैंड है, अगर मैं बोलूं ये लैंड है, तो यहां लैंड में मुझे मूव होती हुई नहीं नजर आएगी जेट स्ट्रीम। मुझे धरती से कुछ हाइट पे, धरती से, ये धरती है, लैंड जो है, लैंड मतलब धरती, धरती से अगर मैं कुछ हाइट पे आ जाऊं, तो धरती से कुछ हाइट पर मुझे जो हवाएं चलती हुई नजर आएंगी, दोज आर कॉल्ड जेट स्ट्रीम। याद आ रही है बात? मैंने आपसे कहा था कि कुछ हाइट पे ये हवा चलती है। जेट स्ट्रीम आपको धरती पे घूमती हुई नजर नहीं आएगी, कुछ हाइट पर, कुछ ऊंचाई पर। याद आ रहा है? वेरी गुड। अब सर एक चीज क्या है यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है, अगर हम एक जनरल सी बात समझें, तो अगर जेट स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक बात हम लोग पढ़ें, तो मैंने आपसे कहा था कि इन ये जो जेट स्ट्रीम है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर होती है। वेस्ट टू ईस्ट इनकी डायरेक्शन होती है। आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जिस पैटर्न पे मूव करती हैं वो होती है वेस्टर्लीज पैटर्न, कि वेस्टर्लीज पैटर्न पे हवाएं चलती हैं। याद आ रहा है आप सभी को? जरा मेरा एग्जाम्पल याद करो। मैंने कहा था कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, कहानी याद है? अब मतलब वही है ना कि थोड़ा सा तो पुरानी क्लास आपको देखनी पड़ेगी, है ना? अब मैंने बता रखा है। मैंने कहा था कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिका वालों को जाते हुए बड़ा समय लग रहा था जापान, लेकिन जब अमेरिका के लोग जापान से वापस आ रहे थे बहुत तेजी से आ जा रहे थे। याद है? तो मैंने कहा था कि अमेरिका के लोगों ने सोचा था कि जरूर ऊपर कुछ ना कुछ तो तेज हवाएं चलती हैं और यही कारण है कि उन हवाओं के कारण हम बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास देख लेना जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो पिछली क्लास में बताया था मैंने। खैर चलिए, अगर हम लोग जेट स्ट्रीम की बात करें, तो जेट स्ट्रीम के बारे में इनकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट होती है। ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव होती है। मतलब लाइक कैसे? ठीक है, अब आप इस डायरेक्शन को अगर देख पाएंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग इस डायरेक्शन को देख पाएंगे तो ये वेस्ट से ईस्ट है ना? ये वेस्ट से ईस्ट की ओर ही चल रही है, आप देख सकते हो। ये हवा है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर ही चल रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है ना? ये सभी को पता है। चलिए, अब एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है कार्ल गुस्ताफ रोसबाय। कार्ल गुस्ताफ रोसबाय। कार्ल गुस्ताफ रोसबाय एक व्यक्ति का नाम है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मुंह से पहली बार एक शब्द दिया था, जेट स्ट्रीम। ये बात ध्यान में रखना। तो अगर कोई पूछे कि जेट स्ट्रीम शब्द अपने मुंह से किसने दिया था, कार्ल गुस्ताफ रोसबाय। तो ये कार्ल गुस्ताफ रोसबाय जो है, ये उस व्यक्ति का नाम है जिसने पहली बार अपने मुंह से एक नाम दिया था, जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम शब्द देने वाले व्यक्ति कार्ल गुस्ताफ रोसबाय हैं। ये ध्यान रखना, कई बार स्टैटिक में पूछ लेता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जेट स्ट्रीम की, एक और बेसिक सी बात अगर हम लोग करें, तो जेट स्ट्रीम के बारे में एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सीजन की बात भी हो रही है। आपको पता है, एक होता है हमारे पास विंटर, विंटर यानी कि सर्दियों वाला मौसम, और एक मौसम होता है हमारे पास समर, सभी को पता है, समर यानी कि गर्मियों वाला मौसम। जेट स्ट्रीम क्या है? एक प्रकार की हवा है, एक प्रकार की विंड है। ये सभी को क्लियर है? पहले बताओ, जेट स्ट्रीम जो है ये एक प्रकार की हवा है, एक प्रकार की विंड है। ये सभी को क्लियर है? अगर आप लोग विंटर में देखोगे, अगर आप लोग विंटर में देखोगे, तो विंटर में जेट स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो आपको नजर आएगी 120 किलोमीटर पर आवर। ये सब चीजें मैं बता रहा हूं आपके यूपीएससी के एमसीक्यूज के पेपर में बन चुकी हैं। अगर कोई पूछे जेट स्ट्रीम की जो स्पीड है, गति है, वो विंटर के समय पर कितनी होती है, 120 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर कोई आपसे पूछे कि जेट स्ट्रीम की जो गति है वो समर के महीने पे कितनी होती है, तो आप कहेंगे 50 टू 60 किलोमीटर पर आवर। 50 टू 60 किलोमीटर पर आवर ये होगी समर में इसकी स्पीड। ठीक है, तो यहां से मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि भैया जेट स्ट्रीम की जो गति है वो एक जैसी नहीं होती समर और विंटर में। मतलब जेट स्ट्रीम एक प्रकार की विंड है, ये बात भूलना मत। एक प्रकार की पवन है जेट स्ट्रीम, जिसकी समर में स्पीड अलग होती है, विंटर में अलग होती है। विंटर में कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर। और वहीं पर कोई समर पे पूछ ले तो समर में कितनी? 50 से 60 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? जरा मुझे बताएं। अब सर आपको याद होगा कि मैंने आपको जेट स्ट्रीम का एक डायग्राम भी दिखाया था। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे इसके डायग्राम की बात करें, तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जस्ट इमेजिन कि ये मान लीजिए कि ये एक अर्थ होगी हमारी। यस सर, ठीक है। और इमेजिन करिए, नहीं मैं आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत दिन बाद ज्योग्राफी क्लास हो रही है। मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको जेट स्ट्रीम के बता रहा हूँ, ठीक है। टेंशन मतलब मैं ज्यादा से कंसेप्ट पे आज नहीं जाऊंगा, बिकॉज थोड़ा बहुत आपको पहले मैं चीजें रिकॉल करा दूं, वरना आपके लिए चीजें हेक्टिक हो जाएंगी। कल को आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग चलने दो, क्योंकि आज क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है।
तो आई वांट कि थोड़ा सा पहले मैं आपको रिफ्रेश कर दूं पुरानी सारी कहानियों से, उसके बाद अगर मैं चीजें सिखाऊं तो मुझे लगता है कि वो आपको समझ में भी आएगी। तो जितना मैं भी बता रहा हूं बस उतना सुनो, मैं ज्यादा भारी कंसेप्ट आज नहीं जाने वाला हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं तुम्हें सोच के ही चल रहा हूं। तो यहां पर मान के चलिए कि ये बीच में हमारी एक लाइन हो गई, इस लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इस लाइन को जो है हम लोग इक्वेटर रेखा बोलते हैं, इक्वेटर हो गया ये हमारा, ठीक है सर। और आप सभी को याद होगा ये ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, यस सर। मैंने आपसे कहा था कि एक जेट स्ट्रीम जो है आपको ऐसे ऊपर ऐसे घूमती हुई नजर आएगी और एक जेट स्ट्रीम आपको ऐसे घूमती हुई नजर आएगी। अब जरा याद करो, इसको मैंने कहा था कि इसको हम बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम, याद आ रहा है कुछ? रिकॉल करा रहा हूं सब कुछ, पोलर जेट स्ट्रीम। और इस वाली को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, याद आ रहा है? और सेम इसी तरीके से आपको, सेम इसी तरीके से चीजें आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी नजर आएंगी। आई एम राइट और रॉन्ग, पहले बताइए। सेम इसी तरीके से चीजें आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी नजर आएगी। मतलब लाइक अगर मैं यहां पे बना दूं तो मैं इसे कहूंगा पोलर जेट स्ट्रीम और इसे मैं बोलूंगा सब पोलर जेट स्ट्रीम। तो दोनों 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 हेमिस्फीयर में आपको जो है जेट स्ट्रीम नजर आएगी, ठीक है। तो जो जो जेट स्ट्रीम हवा हमें पोलर रीजन में घूमती हुई नजर आ रही है, इसको मैं कहूंगा पोलर जेट स्ट्रीम, यस सर। और सर जी जो हवा मुझे सब ट्रॉपिकल रीजन में घूमती हुई नजर आ रही है सर, इसको मैं कहूंगा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। याद आ रहा है? सब पुरानी कहानी चल रही है, कुछ नया नहीं बोला मैंने, पहले तसल्ली कर लो। पिछली क्लास में अगर लास्ट क्लास में आए होंगे तो तसल्ली कर लो यही था या नहीं था। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अब यहां से आप लोग पहले मुझे, हाँ मैं कह रहा हूं तुम लोग बिल्कुल भी ना सुनो, कोई भी बच्चा अपने मन में ऐसा सोचना है मत कि सर सीधा हमें डायरेक्टली वे ये सो वो समझा देंगे, नहीं। मैं आज यही सोच रहा था कि क्लास तो मैं लूंगा लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा आज, ताकि कल जब मैं तुम्हें टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना पढ़ाना तो तुम्हें फट जैसे की चीज तुम्हारे दिमाग में तुरंत घुसेगी। क्योंकि कल हमें इस जेट स्ट्रीम को खत्म करने के बाद हमें ओशनोग्राफी शुरू करनी है भाई। ओशन करंट, सैलिनिटी और ये सब चीजें तो ऐसी है जो जान लेती है पेपर में, ठीक है। तो इसलिए छुट्टी मैं मानता हूं मेरी को कोरोना वायरस हुआ, मेरी साइड से ली हुई है, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं थी। लेकिन अगर मेरी साइड पे आप भी होते तो आप भी लीव पे होते, है ना, वो एक जनरल रीजन था। तो कृपया करके कोई बच्चा छुट्टी ना मारना, मैं रिवीजन आज करा रहा हूं, मैं रोज नहीं कराऊंगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान दे, एक दो पॉइंट्स हम और जान लेते हैं। अब क्या हुआ यहां पर सीखने वाली बात क्या है कि मैं जो बातें आपसे पूछूंगा मुझे हाँ या ना में आंसर चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली बात, क्या मैं कह सकता हूं जेट स्ट्रीम भी एक प्रकार की विंड होती है, हाँ या ना, रिप्लाई फास्ट। क्या जेट स्ट्रीम भी एक प्रकार की विंड होती है, हाँ या ना? क्या जेट स्ट्रीम को जियोट्रॉपिक विंड के नाम से भी जानते हैं? क्या जेट स्ट्रीम को हम लोग जियो स्ट्रॉपिक विंड के नाम से भी जानते हैं? यस सर। क्या सर इनकी स्पीड समर और विंटर में एक जैसी होती है? क्या सर जेट स्ट्रीम की स्पीड समर और विंटर में एक जैसी होती है? नहीं सर, अलग होती है सर। विंटर में ज्यादा होती है, समर में कम होती है। विंटर में लगभग 120 किलोमीटर पर आवर सर, समर में लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात, क्या जेट स्ट्रीम मुझे सिर्फ एक हेमिस्फीयर में ही मूव होती हुई दिखती है? क्या जेट स्ट्रीम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव होती है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। जेट स्ट्रीम दोनों हेमिस्फीयर में मूव होती हुई दिखती है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सर वो सदर्न हेमिस्फीयर हो। सर जेट स्ट्रीम क्या 3 प्रकार की होती है? सर देखो जेट स्ट्रीम जनरली 2 प्रकार की होती है, सुनना सर, जेट स्ट्रीम सुन लो, जेट स्ट्रीम जनरली 2 प्रकार की होती है। एक पोलर जेट स्ट्रीम जो पोलर एरिया में फ्लो करती है, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्लो करती है। लेकिन सर इन दोनों के अलावा और भी छोटी छोटी जेट स्ट्रीम होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती है, छोटे लेवल पे। तो आप ये मत सोचना कि 2 ही प्रकार की होती हैं, जेट स्ट्रीम इन 2 के अलावा और भी प्रकार की होती है छोटे छोटे लेवल पे। तो उनको हम पढ़ते नहीं है, बट आप ये नहीं कह सकते कि जेट स्ट्रीम सिर्फ 2 ही प्रकार की होती है, ये बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब ये नहीं ना कि फ्लो में इतना बह गए कि जो सर कह रहे हो सुने ही ना। चलो हाँ मैं वही कह रहा हूँ, सब मैं बता दूंगा आपको, फिलहाल आप आगे बढ़े। चलिए ठीक है जी। अब सर अगली अगली बात जरा ध्यान से सुने, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, अभी सुनते रहिए ना। आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जरा आप देखो, ये एक जेट स्ट्रीम मूव कर रही है, जरा यहाँ पे डायग्राम को देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए एक जेट स्ट्रीम आपकी मूव कर रही है। अगर आप इस जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन देख पा रहे हो, जरा ध्यान से देखना, क्या मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं है? ये देखो एक जेट स्ट्रीम हवा चल रही है, क्या मैं कह सकता हूँ ये पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं है? बिल्कुल सर नहीं है, ठीक है। इस फीचर को हम क्या बोलते हैं? क्या ये हवा जो चल रही है जेट स्ट्रीम ऐसे 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 ऐसे, ये एक, आपको लगता है कि ये एक स्नेक, एक सांप की तरह चल रही है, एक स्नेक पैटर्न पे चल रही है? जरा देख के बताओ, मान सकते हो? वेव बोल लो, मैंने स्नेक लिख दिया, सांप। ये हवा जो एक सांप की तरह चल रही है, स्नेक पैटर्न। जब कोई हवा स्नेक पैटर्न की तरह चलती है, जब कोई हवा स्नेक पैटर्न की तरह चलती है, सांप की तरह चलती है, इसका मतलब है कि वो हवा के अंदर मिएंडर पैटर्न है। मिएंडर पैटर्न, मिएंडर पैटर्न का मतलब होता है ये वाली शेप, ये वाली शेप, ये जो शेप में हवा चल रही है ना, इस शेप को मिएंडर पैटर्न बोलते हैं। इस शेप को क्या बोलते हैं? मिएंडर पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिएंडर पैटर्न, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि जब भी आपको जेट स्ट्रीम्स मूव होती नजर आएंगी,
जब भी आपको जेट स्ट्रीम हवाएं मूव होती हुई नजर आएंगी तो आपको ये मिएंडर पैटर्न पे चलती हुई नजर आएंगी। ये स्टेटमेंट बन चुका है पेपर में कि जब जेट स्ट्रीम हवाएं चलती हैं तो किस पैटर्न पे चलती हैं, मिएंडर पैटर्न। मिएंडर पैटर्न मतलब ये सांप जैसा फ्लो, ये सांप की तरह, ये ऐसा वाला फ्लो, ठीक है। जिगजैग कह लो, हाँ सही कह सकते हो, जिगजैग कह सकते हो आप उसे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? पहले बताइए, डन है यहां तक? ठीक है, ओके सर। कुछ कह रही है मैम? ये फिक्स है सर हमेशा ना? हाँ हाँ बिल्कुल श्रद्धा जी, तभी तो ये देखो ना, आप यहाँ पे देख लो, ये देखो, आप यहाँ पे देखो ना, ये भी मेंडर पैटर्न है, ये भी मेंडर पैटर्न है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, हर जगह एक जैसा दिख रहा होगा आपको, चेक कर लीजिए आप, फिगर देखिए ना आप, ठीक है। हाँ वही, ये सब क्यों है, ये बेसिक बातें क्यों? क्योंकि यही तो चीजें हैं जो मतलब आपका कॉन्सेप्ट बनाएगी, ठीक है। चलिए ओके ना, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर सभी को, है ना? चलिए अब जरा इस बात को आप ध्यान में रखना कि ये सारी बातें आपने जान ली हैं। अब जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि जेट स्ट्रीम क्या है, एक प्रकार की हवा है, विंटर में इसकी स्पीड अलग होती है, समर में स्पीड अलग होती है, धरती से कुछ हाइट पे चलती है, ये सरफेस पे आपको चलती हुई नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर इन जेट स्ट्रीम्स की स्पीड क्यों तेज होती है? इस बात को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा और मतलब ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसकी वर्किंग में आपको आज नहीं बताने वाला, वरना आधे बच्चे जो है माहौल से बिगड़ जाएंगे, कुछ फायदा नहीं, कहेंगे सर हमें माफ कर दो सर, इतनी फिजिकल ज्योग्राफी मत पढ़ाओ सर। तो इसलिए वर्किंग पे भी नहीं जाते, लेकिन हाँ एक कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, उसको सीखिए सभी बच्चे, जरा यहाँ पे ध्यान देना। मतलब ये मान लो कि ज्योग्राफी का अगर कोई टिपिकल टॉपिक चल रहा है तो आप उस टॉपिक पे फिलहाल हो, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, एक मिनट। इमेजिन करिए कि यहाँ पे, हाँ अब मैंने सही, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जरा सीखना है इस चीज को, स्पीड इनकी काफी ज्यादा होती है, ये जो जेट स्ट्रीम्स इनकी इनकी गति जो है, स्पीड जो है वो काफी तेज होती है। क्यों होती है सर? सर इनकी स्पीड तेज होने का रीजन क्या है? ठीक है ओके, अब यहाँ ध्यान दें, अभी बताऊंगा आयुष प्रजापति जो चल रहा है, पहले उसको ध्यान दो, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ, भगवान ने आंखें दी है मुझे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दे लो जरा। अब यहाँ पर क्या चीज है, इमेजिन करिए, दिस इज योर हाई प्रेशर, ध्यान दो, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और जो है लाइक यहाँ पे मान लो लो प्रेशर हो गया। प्लीज अभी यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दें, ठीक है। एक कॉमन सी बात सभी को पता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, रिप्लाई कर दें। एक कॉमन सी बात सभी को पता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है सर, बिल्कुल ठीक है। अब जो बातें मैं बताऊंगा ना उसे ध्यान से सुनना। इमेजिन करो कि मैं अभी बात कर रहा हूं लैंड की, इमेजिन करना कि मैं अभी लैंड पे हूं, मैं कह रहा हूं अभी के अभी, ये सब सुन लो ध्यान से, मैं कल ये सब बातें रिपीट नहीं करने वाला हूं। सिर्फ रिपीट करने का एक पर्पस ये है ताकि कल जब चीजें आपको समझाई जाए तो आपके समझ में आए। मैं आज ही वो काम शुरू कर देता, लेकिन मुझे पता है कि आधों के सर के ऊपर से चल जाती चीजें और उसके बाद बैठ के आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। मैं वो चीज नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट की क्लास के अंदर ही सब कुछ समझाया जाए, उसी के लिए आपने पैसे पे किए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, इमेजिन करो कि ये लैंड है, ये धरती है। धरती पे एक तरफ यहाँ पे आपका हाई प्रेशर हो गया और ये लो प्रेशर हो गया। अभी मैं धरती की बात कर रहा हूँ, इमेजिन करो, चलो यहाँ पे आप लोग खड़े हुए भी हो, अपने आप को इमेजिन कर लो यहाँ खड़े हो आप लोग, ठीक है। अब मुझे पता है कि हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, ठीक है। तो ये हवा जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही है, ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार इस हवा की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है। सुनना जरा ध्यान से ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैं धरती की बात कर रहा हूँ, धरती पे मैं क्या देख रहा हूँ कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है। विशाल सर ने हमें हमेशा बात चिल्ला चिल्ला के बताइए कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। लेकिन एक केस में, एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि इस हवा की स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। ये हवा जो यहाँ हाई प्रेशर से निकली लो प्रेशर तक गई, एक केस में इस हवा की स्पीड कम हो सकती है। सर वो कौन सा केस है? प्रैक्टिकली सोच के सोचो कि जब यहां से हवा निकली और यहां तक आई, जब यहां से हवा निकली और यहां तक आई, हो सकता है इस पूरे इतने डिस्टेंस में बीच में कोई बैरियर रहा हो, मान लो बीच में कोई बिल्डिंग रही हो, बीच में कोई बहुत बड़ा घर रहा हो, बहुत सारे मकान रहे हो। तो अगर मान लो कि यहाँ पे बीच में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग वगैरह है, तो मुझे बताओ क्या हवा एक प्रॉपर स्पीड में यहां से यहां तक पहुंच पाएगी क्या? रिप्लाई करना जरा, रिप्लाई करना जरा। नहीं सर, बीच में बैरियर आ गए ना, बीच में क्या आ गए? बैरियर आ गए ना, है ना। बीच में क्या आ गए? बैरियर्स आ गए, हवा को रोकने वाले कुछ कुछ लोग आ गए, है ना, मान सकते हो। लेकिन चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा हाइट पे चलते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइट पे चलते हैं। ये लो, मैं थोड़ा सा हाइट पे आ गया। क्या अभी मैं वहीं पे हूं या हाइट पे हूं? जरा मुझे बताओ, अभी मैं वहीं पे हूं या मैं हाइट पे हूं? अभी मैं हाइट पे आ गया हूं, हाइट पे चल गए, बिल्कुल सर। अब जब आप हाइट पे आ गए तो जस्ट इमेजिन करो कि यहां पर आपका हाई प्रेशर हो गया सर जी, और यहां पर आपका लो प्रेशर हो गया, ठीक है सर, देख पा रहे हो, हैं? अब आप एक हाइट पे आ गए और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। लेकिन जब आप एक हाइट पे जा चुके हो
तो इस हाइट पे ये मत बोलना कि सर बिल्डिंग जो है हवा में तैर रही होगी सर, है ना। ऐसा तो नहीं कि सर पुल हवा में तैर रहा होगा, कोई पहाड़ हवा में तैर रहा होगा, ये हवा में पहाड़ तैर रहा है जी, है? आओ मेरे से टकरा जाओ, मैं खा जाऊंगा तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो मतलब एक सोचने वाली बात है कि सर ऊपर हमें बैरियर देखने को नहीं मिलेंगे सर हमें ऊपर जो है बैरियर्स देखने को नहीं मिलेंगे, सर हमें ऊपर पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे, ऊपर हवा में हमें कहीं घर मचलते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। तो सर इसलिए आप कह सकते हो कि लैंड के कंपैरिजन में ऊपर जब हवा ट्रैवल कर रही है तो सर उसकी स्पीड ऑब्वियस ही बात है ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। और मत भूलना स्टार्टिंग से एक कंसेप्ट समझते आ रहे हैं कि जो जेट स्ट्रीम है वो लैंड पे नहीं, वो लैंड से कुछ हाइट पे मूव करती है, वो धरती से कुछ हाइट पे चलती है सर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जेट स्ट्रीम्स की भाई है, अगर कोई आपसे पूछे कि सर जेट स्ट्रीम की स्पीड तेज क्यों है, तो बीच में कोई बैरियर नहीं है ना, देयर इज नो बैरियर, कोई बीच में बैरियर नहीं है ना, लाइक, है ना। हर्ष उसकी बात बाद में करना, पहले जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या? हाँ प्रियंका पूछो, तुम पढ़ने में थोड़ी आती हो क्लास में, कभी तुम हाय सर करती हो, कभी तुम कुछ क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना है पूछो, हाँ बिल्कुल पूछिए, क्या सवाल है आपका। एक सेकंड देखो भैया इनको, एक सेकंड रुक जाओ यार भाई। सर स्पीड में डिफरेंस क्यों है? अरे आकाशदीप सारी कहानी अभी जान जाओगे, अभी कंसेप्ट पे तो आने दो, अभी तो टॉपिक शुरू नहीं हुआ। हाँ हाँ मोहित बिल्कुल, आई विल टेक, डोंट वरी। पहले जो बातें हल्की सी बतानी है वो तो बता दूं मैं। वो 100 से 900 तक जा सकती है दीपू, ठीक है, 100 से 900 तक स्पीड जा सकती है, वो ये बात थी, समझ रहे हो। 100 से लेके 900 तक स्पीड जा सकती है, वो मैंने आपको ये बताया था कि 100 किलोमीटर पर आवर से लेके 900 तक जा सकती है, लेकिन जनरली इतनी जाती नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल वरुण, उस पर मैं सब पे आऊंगा, ठीक है। चलिए देखो यार, एक तो चीज ये कि कोई और किसी को कुछ कहीं नहीं कहेगा, अगर मैंने किसी को कुछ बोला है तो मैंने बोला, आप लोग मत शुरू हो जाया करिए, क्योंकि जिसको सवाल पूछना होगा उसका सवाल बेचारा कहीं और उड़ जाएगा, है ना। तो अगर मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आई एम एजुकेटेड, मुझे राइट है बोलने का, आप लोग मत बोलिए, है ना। आप बोलोगे तो क्या होगा कि उसका क्वेश्चन कहीं और दिशा में चल जाएगा, ठीक है। तो अभी बात इतनी है कि एक बच्चा भी एक डाउट पूछ रहा है कि सर आपने 100 से 900 बताई थी, वो 900 तक जा सकती है, वो जा सकती है, समझ लो, जनरली जाती नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि विंटर में इसकी स्पीड हमें देखने को मिलती है 120 किलोमीटर पर आवर, और वहीं समर में 50 से 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है बातें यहां तक? चलिए ओके चलिए ठीक है, शुरू करें। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब सुनोगे आगे, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये क्या ही बोल रही है लड़की, मैं देखो जरा इसका डाउट क्या है, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, क्या पूछ रही हो यार क्लास। जेट स्ट्रीम इज मूविंग हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैडम हवाएं हाई से लो प्रेशर ही मूव करती हैं, प्रियंका गुलिया जी, हवाएं हाई से लो प्रेशर ही मूव करती हैं। ये मतलब कैसा डाउट है आपका, इतने समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप, हवाएं तो विंड, एक नॉर्मल विंड की भी अगर आप बात करोगे ना प्रियंका, तो वो हाई से लो प्रेशर ही तो मूव करेगी, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए कोई अब यहाँ कमेंट नहीं करेगा, कोई नहीं, उसको डाउट हुआ उसने पूछ लिया, नो प्रॉब्लम। चलिए तो यहां तक अब हम सभी को कहानी समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पे एक चीज और सीख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम, थोड़ा सा सीख लो, बस जितनी बातें मैं बताऊंगा उनको ध्यान में रखना। फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम, थोड़ा सा जेट स्ट्रीम बनती कैसे है सर, ध्यान से देखना जरा। फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम्स थोड़ा सा है यार टॉपिक है कंफ्यूजिंग, मैं इस बात को देखो बिल्कुल एग्री करूंगा। अब जो चीज जैसी है उसे मैं ज्यादा बदल नहीं सकता, है ना। आपको पता है मैं हमेशा हर चीज बहुत इजी तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको पता होगा मेरे बारे में, बट थोड़ा बहुत आपको जो है ध्यान लगाना है। चलिए तो अभी तक सारी बातें क्लियर है, एक बार बता दें, रिप्लाई करें, अभी तक सारी बातें क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक बार फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम देख लो, उसके बाद लगभग चीजें हमारी रिकॉल हो जाएंगी, फिर हम जब कल से चीजें शुरू करेंगे तो आपके सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। और जो बातें मैंने बताई है कृपया करके उन्हें दिमाग में जरूर रख के कल क्लास में बैठना, ये ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग का ध्यान कहीं और है, आपने एक बार देखा भी नहीं। चलिए देखो फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम जनरली कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि आप सभी को एक बहुत कॉमन सी बात पता है कि एक तरफ से अगर वार्म एयर आ रही है, एक तरफ से मान लो चलो कोल्ड एयर आ रही है, ठीक है, और एक तरफ से जो है हमारी मान लो वार्म एयर आ रही है, मतलब पीएचडी हो चुकी होगी इस चीज में, तो इतनी बार मैं बोल चुका हूं। अब आप देखो यहाँ पे डिफरेंट एयर मास है, एक तरफ से वार्म एयर जा रही है, एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, ये सर। तो भैया दोनों हवाएं अलग है, ये हवा, अगर इस वाली हवा की बात करूँ ये ठंडी हवा है, इस वाली हवा की बात करूँ तो वार्म एयर है,
और आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि दो अपोजिट हवाएं आपस में टकरा रही हैं, एक कोल्ड एयर एक वार्म एयर। यस सर बिल्कुल। जनरली होता क्या है कि जब दो अपोजिट एयर, ये दो अपोजिट एयर मास है, एक कोल्ड है एक वार्म है, जब एक कोल्ड एयर और एक वार्म एयर, यानी कि जब दो एयर मास आपस में टकरा रहे हैं, जिन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब ये वार्म एयर है, बहुत ज्यादा वार्म एयर है, मेरी बात को ध्यान सुनना, इधर से वार्म एयर आ रही है, बहुत ज्यादा वार्म एयर आ रही है, बहुत ज्यादा गर्म हवा है ये, और इस साइड से जो हवा आ रही है ये कोल्ड एयर है, बहुत ज्यादा कोल्ड एयर है। अगर कभी ऐसा होता है कि एक साइड से बहुत ज्यादा गर्म हवा आ रही है और एक साइड से बहुत ज्यादा ठंडी हवा आ रही है, अभी तक जनरली मैं क्या शब्द यूज करता था कि वार्म एयर आ रही है, यहां से कोल्ड एयर आ रही, दोनों आपस में टकराएंगे, ठंडी वाली नीचे बैठेगी, वार्म वाली ऊपर चली जाएगी, बादल बनेंगे, बारिश हो जाएगी। अभी तक ये तो सुनते आ रहे थे हम लोग, लेकिन अभी मेरे ना थोड़े से वर्ड्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं, जरा ध्यान सुनना, कि बहुत ज्यादा वार्म एयर आ रही है एक तरफ से और एक तरफ से बहुत ज्यादा कोल्ड एयर आ रही है। मैंने एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, बहुत ज्यादा। एक तरफ से बहुत ज्यादा कोल्ड एयर आ रही है और एक तरफ से बहुत ज्यादा वार्म एयर आ रही है, मतलब जो वार्म है तो वो बहुत ज्यादा वार्म है, जो कोल्ड है तो वो बहुत ज्यादा कोल्ड है। जब इस तरह के दो एयर मास, इस तरह की दो हवाएं आपस में टकराती हैं ना, तब जो हवाएं बन के बाहर निकलती हैं बहुत स्पीड के साथ, उन हवाओं को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं, पहले मुझे बताइए, मेरी बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है? तो इस चीज को हम एक बहुत ही बेसिक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एयर masses, between two air masses, when temperature difference between two air masses, आप पेन भी छोड़ो, the temperature difference between two air masses causes the formation of jet stream। ठीक है, इसको मैं थोड़ा दोबारा से लिख दूं, एक सेकंड रुकना, स्पेलिंग यहां पे सही कर दूं, एक सेकंड, मैं बता रहा हूं, आराम से, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, तुम आराम से बैठो। causes the jet stream, अब यहां पे देखो, the temperature difference between two air masses causes the formation of jet stream। अब मेरी बात सुनो, कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ से वार्म एयर मास, एक तरफ से गर्म हवा आ रही है, एक तरफ से कोल्ड एयर आ रही है, जो कोल्ड है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, जो वार्म है वो बहुत ज्यादा वार्म है। जब दो इस तरह के एयर मास आपस में टकराएंगे, तब जो हवा बन के बाहर निकलती है, उस हवा को आप यहां पे कह रहे हो जेट स्ट्रीम। क्या कह रहे हो? जेट स्ट्रीम। गेट माय पॉइंट? समझ में आई बात? अब मैं यही कारण था, देखो मैं आपसे बताऊं, यही कारण था कि मैं आज की क्लास में थोड़ा आगे नहीं जाना चाह रहा हूं, ठीक है? और हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। आप एक काम करो, वेट, ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली ना, आप इस डेफिनेशन को बस नोट करके रखो, ठीक है? और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, एक काम कर लेना अगर कर सकते हो तो, हम लोगों ने याद है कुछ सेल्स पढ़ी थी, याद आ रहा है? एक हमने पढ़ी थी, कौन सी सेल थी? फेरल सेल पढ़ी थी हमने, याद आ रहा है? फेरल सेल हमने पढ़ी थी, हार्डले सेल, और हमने एक पोलर सेल पढ़ी थी, याद आ रहा है कुछ? पहले मुझे बताइए, ये सब आ रहा है? एक काम जरूर कर लेना, छोटा सा काम दे रहा हूं, इन तीनों सेल को एक बार रिवाइज करके आना, इन तीनों सेल को एक बार आप लोग रिवाइज करके आना, इतना काम कर सकते हो? वरना कहीं के सर के ऊपर से बात चली जाएगी, ठीक है? हाँ, एक काम करना, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली थोड़ा मैं आपको, एक तो मेरी क्लास हो नहीं पाई, तो मैं आपको एक चीज ना बोल भी नहीं पाया टेलीग्राम पे, मैंने इसलिए बोला बिकॉज कुछ बच्चे पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं। डू वन थिंग, ये तीन प्रकार की सेल मैंने आपको पढ़ाई थी, फेरल सेल, हार्डले सेल और पोलर सेल, इन तीन सेल्स को आप ना पहले रिवाइज मार के आना कल। आप टेंशन मतलब, ये जो मैंने बताया ना कि एक वार्म एयर आ रही है, कोल्ड एयर आ रही है, दोनों टकराती है, जेट स्ट्रीम बन जाती है, भूल जाओ, लो भूल जाओ इसे, सोचो कि सर ने कुछ बताया नहीं, लो ठीक है? तुम कंफ्यूजन, जहां तुम्हें हल्का सा भी कंफ्यूजन होगा, मैं टॉपिक को वहीं पे क्लैश कर दूंगा, लो जो भी मैंने बताया उसे भूल जाओ कि सर ने कुछ बोला, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा क्या होगा ना, एक तो क्लास में हो गया हमारा गैप। एक काम कर लेना, ये तीन प्रकार की जो सेल है, फेरल सेल, हार्डले सेल, इन तीनों को बस आप कल रिवाइज मार के आ जाना। बाकी मैं पूरा जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट ना आपको स्टार्टिंग से समझा के साइड कर दूंगा, आप टेंशन ही मत लो। अगर किसी बच्चों को चीज अभी नहीं समझ में आई कि सर मेरे नहीं दिमाग में आया कि कैसे, कई बच्चों के मन में आ रहा सर वार्म एयर ऊपर क्यों नहीं गई सर टकरा के, दिमाग से चीजें हटा दो, आप भूल जाओ कि मैंने कुछ आपको बताया है। कल की क्लास में बस एक काम करना है, तीनों सेल्स को आप रिवाइज मार के आ जाना, ठीक है? कल की क्लास के बाद आपको जेट स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बना के भेजूंगा, मेरी गारंटी है। बस जितना मैंने काम दिया क्या उतना काम हो जाएगा? क्या मैं इतनी उम्मीद रख सकता हूँ? इतनी उम्मीद मैं आपसे रख सकता हूँ, ठीक है? हाँ, मैंने क्यों काट दिया वो, मैंने इसलिए काट दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब भी कोई चीज समझाता हूं तो बहुत इजीली आपको समझा देता हूं, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें वही है कि
फेरल सेल वगैरह, वो चीज कुछ नहीं है जो मैंने बोली, वो सिर्फ अंतर ये हुआ कि आपको हल्का सा कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ा सा आपने इन सेल्स को बहुत पहले पढ़ा था, उसके बाद शायद से आपने इसको रिवाइज नहीं मारा। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो पुरानी चीजें ना आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि देखो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। अगर आपको पुराना याद नहीं है ना, तो फिर मैं बार बार आपको चीजें रिवाइज नहीं करा पाऊंगा। मैं एक बार चलो बता दूंगा, जैसे मैंने आज आपको बोल दिया आप रिवाइज करके आना, ये चीज मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चीज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि अभी आगे हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ओशनोग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, तो वहां पर भी चीजें आपस में लिंक होंगी। तो ये ना हो कि अगर मेरी क्लास नहीं हुई है तो आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि आप कुछ रिवाइज ही ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जितनी बातें मैंने जेट स्ट्रीम के बारे में बताई, सिर्फ उतनी दिमाग में रखो कि जेट स्ट्रीम एक प्रकार की हवा होती है जो धरती से कुछ हाइट पे मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, विंटर में स्पीड अलग होती है, समर में स्पीड अलग होती है, ठीक है। और बस इतनी बातें आप ध्यान रखना, दो प्रकार की होती हैं, एक पोलर जेट स्ट्रीम, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। बाकी जेट स्ट्रीम कैसे फॉर्मेशन होती है, जेट स्ट्रीम बनती कैसे है, ये काम कैसे करती है, ये सब मैं कल A to Z आपको स्टार्टिंग से बता दूंगा। बस कंडीशन ये है कि जो चीज होमवर्क दी है ये तीनों सेल, इन तीनों सेल को रिवाइज करके आ जाना। रिवाइज नहीं करके आओगे, क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। और इस टॉपिक को पढ़ते ही हम लोग स्टार्ट करेंगे ओशनोग्राफी। क्या यहां तक कहानी समझ में आई जो मैं कह रहा हूँ? बता देंगे, क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, बस रिवाइज कर लेना, मेरी क्लास ही देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा। हाँ, अब क्लाउड से ज्वाइन किया था, आप देखो ये सब नहीं कि सर मैंने क्लाउड से ज्वाइन किया था, मैंने रेनफॉल से ज्वाइन किया था, वो सब मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ क्लाउड, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। और जो भी नए बच्चे हैं स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग देखना शुरू करो ना। अब एक काम कर लो, जिसके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछो, क्योंकि फायदा तुम्हें कुछ पढ़ा के है नहीं, तुम्हें ऐसे कुछ समझ आएगा नहीं। तो जिसके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछो और रिवाइज करके आना, कल से हम स्टार्ट करेंगे।